चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कल हमने धोती तक का पूरा पढ़ा हुआ था, षटकर्म। ठीक है, आज हम उसके आगे के षटकर्म पढ़ेंगे। कल का सबको याद है ना, कि भूल गए? दी पर हृदय धोती पॉइंट्स बता दीजिए। दंड, वस्त्र, वमन, स्लाइड एक क्लीन। रिवाइज कर दूं क्या? हाँ, एक बारी वो ना पॉइंट्स रिवाइज करवा दीजिए एक बार। एक सेकंड ना, बस हम टाइप्स वगैरह रिवाइज कर देते तो आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। देखिए, ये षट क्रियाएं हैं या षट कर्म बोलते हैं इनको। और इसमें क्या क्या है? नेति, धोती, त्राटक, कपालभाति, नौली और वस्ती। अब इसमें ये एरिया दिया है कि कौन सी क्रिया बॉडी के किस पार्ट पर इफेक्ट करती है। जैसे नेति है तो ये ENT पार्ट पर इफेक्ट करेगी, मतलब नाक, कान और गला। कपालभाति जो है वो ब्रेन में फोरहेड या फ्रंटल लोब पर काम करेगी। त्राटक आंखों पर। जो धोती है वो एलिमेंट्री कैनाल पर काम करती है, नौली एब्डोमेन में, और वस्ती जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में काम करती है। ये उनके एरियाज हैं। नेति नेजल क्लीनिंग का काम करती है, मतलब नाक को साफ करती है। धोती जो है ये इंटरनल क्लीनिंग करती है एलिमेंट्री कैनाल की। वस्ती जो है एक तरह से यौगिक एनिमा है। नौली है ये एब्डोमेन मसाज करता है। कपालभाति है ये फ्रंटल ब्रेन को क्लीन करता है और लंग्स को करता है। त्राटक जो है वो आईज को क्लीन करता है। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कपालभाति से कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है बॉडी का, तब हमें हमेशा फ्रंटल ब्रेन जो है वो यूज करना है। यदि मान लीजिए ऑप्शन में फ्रंटल ब्रेन है ही नहीं और लंग्स है, तब हम लंग्स पर जा सकते हैं। लेकिन यदि वहां पर फ्रंटल ब्रेन या सिर्फ ब्रेन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमको जो चूज करना है वो ब्रेन को ही चूज करना है। अब धोती हम सबसे पहले देख रहे थे। धोती मतलब होता है किसी भी चीज को शुद्ध करना या स्वच्छ करना। तो ये 4 तरह की होती है: अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंतः धोती जो है वो फिर से 4 तरह की होती है: वातसार अंतः धोती, वारिसार अंतः धोती, अग्निसार अंतः धोती, बहिष्कृत अग्नि धोती। दंत धोती होती है, ये फिर 4 प्रकार की होती है: दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती। हृदय धोती 3 तरह की होती है: दंड धोती, वमन धोती, इसे वमन धोती को कुंजल भी कहा जाता है, वस्त्र धोती, और मूल शोधन का कोई भी प्रकार नहीं है। अब हम सबसे पहले अंतः धोती में आते हैं। तो इसमें एक काकी मुद्रा में लिप्स को राउंडेड करके एक कौवे की चोंच के समान बना के उससे वायु को पीते हैं और अंदर एब्स मसल्स को मूव करते हैं, उस वायु को चलाते हैं, जिसे उदर चालन कहते हैं, और फिर इसे बाहर नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर कर देते हैं। ये वातसार अंतर्धोती होती है। फिर वारिसार अंतर्धोती, ये किसके, इसमें क्लीनिंग का माध्यम क्या होता है? पानी होता है। जबकि वारसार में जो मीडियम था वो वायु या एयर थी। इसमें इंटेस्टाइन को 5 पर्टिकुलर आसन होते हैं जिन्हें 10-10 बार करते हैं और एक सेट कंप्लीट करते हैं। आसन करने के पहले हल्का कुनकुना पानी सफिशिएंट मात्रा में पी के और फिर इन 5 आसन को किया जाता है। ये 5 आसन कौन से हैं? पहला ताड़ासन है, फिर तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। तो इस तरह के ये 5 आसन का सेट है, जिसे हर आसन को 10 बार करने पर एक सेट होता है, और कोशिश करते हैं कि ऐसे 5 सेट कर सकें। अग्निसार क्रिया ये एब्डोमिनल मसाज करती है, और इसमें डीप इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू और कंप्लीटली एक्सेल करके
ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, ना इनहेल करते हैं ना एक्सेल करते हैं, और नेवल को अंदर बाहर मूव करते हैं, फ्लैप करते हैं। और जब आपको लगता है कि हम ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करते हुए अगेन इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हुए सेकंड राउंड करते हैं। तो इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी तरह से मसाज होती है। इसके बाद बहिष्कृत अंतर्धोती जो है, बहिष्कृत अंतर्धोती भी लगभग वारसा अंतर्धोती की तरह ही है, लेकिन उसमें जब हम रेचक करते हैं तो अधोभाग मतलब शरीर के निचले हिस्से से रेचक करते हैं। सेकंड है दंत मूल धोती। दंत मूल धोती भी का पहला प्रकार जो है दंत धोती का दंत मूल धोती, और इसमें दांतों को किस तरह से स्वच्छ और साफ रखना चाहिए वो बताया गया है। उसके लिए मिट्टी का उपयोग बताया गया है कि जो स्वच्छ काली मिट्टी है चिकनी, उससे दांतों को साफ करना चाहिए या मांजना चाहिए। जिह्वा शोधन धोती, तो इसमें जिह्वा मूल को 2 उंगलियों से अच्छी तरह से घिस के रगड़ के साफ करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजों की हेल्प ली गई है, जिसमें एक मक्खन का उदाहरण यहाँ मिलता है। कर्णरंध धोती मतलब उंगलियों को कान के छेद में अच्छी तरह से गोल गोल करके अंदर घुसाएं और फिर उन्हें बाहर खींच लें। तो जब अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है तो वहां पर जो वैक्स होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और उसको हम कान की गंदगी कहते हैं, तो उसे वो क्लीन करता है, वो उंगली के साथ बाहर आ जाता है। तो इस तरह से कर्णरंध्र धोती है। और कपाल रंध्र धोती मतलब क्राउन हेड का अपनी हथेली को कप शेप थोड़ा सा बनाकर उसमें पानी लेना और उस पानी भरी हथेली को क्राउन हेड को थपथपाना, ये कपाल रंध्र धोती कहलाती है। इसके बाद दंड धोती के हृदय धोती के 3 प्रकार हैं, दंड धोती, वस्त्र धोती और वमन क्रिया या कुंजन। तो जो दंड धोती है इसमें पहले केले का तना या हल्दी का तना लिया जाता था, लेकिन अभी रबर के ट्यूब्स मिलते हैं, तो इसमें ढेर सारा पानी पी लिया जाता है हल्का गुनगुना, और इस ट्यूब को मुंह के द्वारा स्टमक तक पहुंचाया जाता है, जहां से जो पानी हमने पिया था वो इस ट्यूब के द्वारा वापस बाहर निकलता है, और साथ में स्टमक की जितनी भी गंदगी होती है जमा वो बाहर निकलती है। वही क्रिया कुंजल या वमन क्रिया में करते हैं। फर्क बस इतना होता है कि इसमें हम ट्यूब की हेल्प नहीं लेते हैं, पानी पीते हैं और अपनी दोनों उंगलियों से जिह्वा मूल को हल्का सा दबाते हैं, तो जो पिया हुआ पानी है वो वमन क्रिया के द्वारा वापस बाहर आता है और अपने साथ साथ स्टमक तक की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको पूरी तरह से क्लीन कर देता है। और यही क्लीनिंग क्रिया करते हैं कपड़े के सहायता से। एक 4 अंगुल चौड़ी कपड़े की मलमल के कपड़े की पट्टी रहती है, उसको खाते जाते हैं, अंदर करते जाते हैं जो अमाशय तक पहुंचती है, और इसे फिर धीरे धीरे वापस खींच के बाहर निकालते हैं। तो ये भी अपने साथ जितनी भी गंदगी होती है उसे साथ में लेती हुई बाहर आती है। तो इस तरह से ये क्रियाएं होती हैं। इसमें एक और एक ये जो ब्लैक पिक्चर आपको दिख रहा है वमन क्रिया के बाजू में, इसका नाम नहीं लिखा है, बट ये व्याघ्र क्रिया होती है। व्याघ्र क्रिया क्या होती है, या इसको गजकरणी क्रिया भी बोलते हैं कई जगह। ये क्या होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद वमन क्रिया करना, जो खाया हुआ खाना है उसे बाहर निकाल देना, ये गजकरणी या व्याघ्र क्रिया कहलाती है। फिर मूल शोधन इसका चौथा प्रकार था। मूल शोधन मतलब एनस पार्ट को क्लीन करना, क्योंकि जब स्टूल पास होता है तो बाहर की गंदगी तो हम क्लीन अप कर देते हैं, लेकिन अंदर की नहीं कर पाते हैं। तो इसे प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा फिंगर से क्लीन करना बताया था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जैसे आप एक ये साइड में टूल्स देख रहे हैं, इस तरह के पंप्स भी आते हैं जो कि इस मूल शोधन क्रिया में हेल्पफुल होते हैं। और ये जो रेक्टम से एनस तक के बीच का ट्यूब है उसको पूरी तरह से
क्लीन कर देते हैं। ये इस तरह का एक पंप होता है जो कि एनस से अंदर जाता है और रेक्टम और एनस को जो पूरी तरह से क्लीन कर देता है। नेक्स्ट इसकी जो षठ कर्म में है वो है वस्ती। तो वस्ती का मतलब एक तरह से यौगिक एनीमा होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में एनीमा दिया जाता है, सेम वही प्रोसेस होता है। और ये जो क्रिया है ये एलिमेंट्री कैनाल की लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस इन तीनों पार्ट को टोटली क्लीन कर देती है। घिरण्य संहिता में ये वस्ती भी 2 प्रकार की बताई है। एक तो बताई है शुष्क वस्ती और एक जल वस्ती। तो जो जल वस्ती है उसका अभ्यास जल में खड़े होके किया जाता है, तो ज्यादातर उसको नदी या तालाब में खड़े होके करते हैं। और जो शुष्क वस्ती है उसका अभ्यास भूमि पर या सूखी जगह पर किया जाता है। और इसमें जैसे एनिमा में होता है कि एक पॉट होता है जिसे ऊपर हैंग कर दिया जाता है, उससे एक रबर ट्यूब आती है और इस ट्यूब को एनस के थ्रू अंदर डाला जाता है। चूंकि ये नीचे होता है तो इसमें जो पानी रहता है वो इस ट्यूब के थ्रू एनस और रेक्टम से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और उसके बाद जिस इसमें कुछ मार्किंग रहती है कि उस लेवल तक आपको पानी भरना है। वहां तक उसको भरने के बाद जब फ्रेश होने जाते हैं तो वो अपने साथ वहां की गंदगी को भी पूरा क्लीन कर देता है। तो ये अभी प्रेजेंट में अ, ऐसा किया जाता है। लेकिन जो महर्षि घिरण्य हैं उन्होंने बताया है कि वायु या जल को भीतर अपन एनस के द्वारा बड़ी आंत तक लेके जाते हैं और फिर उसे शुद्ध करते हैं। तो ये शुष्क वस्ती जो होती है वो वायु के द्वारा होती है और जल वस्ती जल के द्वारा होती है। दोनों में ही जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी क्लीनिंग होती है और उसके साथ साथ रेक्टम और एनस भी क्लीन होता है। ज्यादातर ये जो शुष्क वस्ती होती है इसे थल वस्ती भी कहीं कहीं कहा जाता है, क्योंकि ये स्थल पर या सूखी जमीन पर होती है और ये एकदम एनिमा के ही समान होती है। और इससे जब लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम क्लीन होता है तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है और पेट से रिलेटेड जो बीमारी होती हैं वो सारी चीजें दूर होती हैं। प्लस इसमें जो एनस के आसपास के मसल्स होते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जो स्फिनेक्टर मसल्स के आसपास जो बीमारियां होती हैं जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो चूंकि वहां पर सर्कुलेशन बढ़ने से उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन होती है तो वो ये बीमारियों से भी बचाव होता है। और अगर ये लगातार करते हैं तो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन इन सारी शिकायतों को भी ये दूर करती है। तो इस तरह से ये जो वस्ती है ये 2 तरह की है और दोनों वस्ती जो है वो एनिमा का ही काम करती हैं। नेक्स्ट नैति। ये तीसरी क्रिया है नैति क्रिया। नैति क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति ये जो क्रिया है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे डालती है? साइनस पर। साइनस ह्यूमन नोज के आसपास जो ये कैविटीज 4 दिख रही हैं ये 4 साइनसेस होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि साइनस की प्रॉब्लम है, साइनोसिटिस जिसको बोलते हैं। तो ये यहीं पर इन्फेक्शन होने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब जल नेति या सूत्र नेति किया जाता है तो ये जो साइनस होते हैं ये पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और इसमें जो सफाई होती है वो नाक और उसके अंदर के जो क्षेत्र होते हैं उनकी पूरी तरह से सफाई हो जाती है। और जो जल नेति है तो उसमें पानी की जगह दूध, घी, तेल का भी यूज
किया जाता है, डिपेंड करता है कि किसकी आवश्यकता है। सूत्र नीति में सूत्र होता है मतलब धागा, और उस धागे को एक नॉस्ट्रिल से डाल के मुंह से निकालते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा-सा उसमें घर्षण करते हैं, रब करते हैं और इसे सूत्र नीति कहते हैं। लेकिन जो आजकल है ये कैथेटर आते हैं स्पेशल रबर के, तो सूत्र की जगह वो कैथेटर को ही यूज़ किया करते हैं। जब भी जल नीति करते हैं तो उसके बाद कपालभाति करके जो बचा हुआ पानी है उसको ज़रूर से बाहर निकाल देना चाहिए, अदरवाइज़ वो पानी अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और ये ईएनटी केयर होती है, मतलब इसमें सर्दी-जुकाम का उपचार होता है और नाक में जितने भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, वो सारे क्लीन होते हैं। इसमें आँखें भी स्वच्छ होती हैं और आँखों की रोशनी बढ़ती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि लगातार ये करने पर जो चश्मा है, वो भी अलग हो जाता है। तो जो नेत्र दोष होते हैं दूर के या पास के जो अ, दृष्टि दोष होते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। प्लस एलर्जी में ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। एलर्जी अगर किसी भी तरह की है और वो जल नेति करता है, तो लगभग वो कुछ समय पश्चात रिकवर हो जाती है और सहज रूप से वो व्यक्ति उस एटमॉस्फेयर में भी रह सकता है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी या किसी को इंसोमिया है, अनिद्रा है, तो उन सब पर भी इस जल नेति का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये जो सूत्र नीति है, तो इसको पहले जो सूत्र बनाया जाता था, वो कैसे बनाया जाता था कि 7-8 इंच लंबे महीन सूती धागे लेते थे और उन सबको एक साथ पकड़कर और मोम से उनको जोड़ा जाता था। और उसके बाद जो उसका अगला हिस्सा होता था जो हम नासिका के अंदर करते थे, उसको भी मोम से थोड़ा-सा हार्ड कर लिया जाता था। लेकिन प्रेज़ेंट में चूँकि कैथेटर जो ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं जिससे कि सूत्र नीति की जाती है। सूत्र नीति जब करते हैं तो जो एक अंदर पूरी मेम्ब्रेन होती है या इंटरनल वॉल होती है, वहां पर एक फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन के कारण उस पूरी वॉल में सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो साइनसेस होते हैं उसमें इस सूत्र नीति से भी फायदा होता है। इसके बाद जब नेति का एक और है कि ये मस्तिष्क के तनाव को दूर करती है, मस्तिष्क को शांत करती है। इसका आध्यात्मिक लाभ भी है क्योंकि ये लगातार करने से आज्ञा चक्र की जागृति होती है और मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसको लगातार करने से थर्ड आई भी एक्टिवेट होती है, ऐसा कहा जाता है। इस क्रिया को करने से कफ दोष दूर होता है, दृष्टि दोष दूर होके दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। और अगर खेचरी मुद्रा कोई कर रहा है, तो वो खेचरी मुद्रा सिद्ध करने में ये बहुत लाभप्रद ये जल नीति या सूत्र नीति मानी गई है। अब इसके बाद फोर्थ जो कर्म है, वो है नौली या जिसे कई जगह लौलिकी भी कहा जाता है। और इसमें मोस्टली इसको खड़े होके करते हैं, हालाँकि बैठ के भी ये की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर खड़े होके देखा जाता है। तो खड़े होके दोनों पाम्स को थाइस पर रखते हैं और गहरी लंबी साँस लेके पूरी साँस को बाहर कर देते हैं और नौली या लौलिकी में लोल मतलब होता है कि किसी चीज़ को घुमाना, गोल घुमाना तेज़ी के साथ। तो ये जितनी भी एब्स मसल्स होती हैं, उनको गोल घुमाते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और इनको घूमने से उस एरिया की मसाज होती है, गट्स मोटिलिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और जो
लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो पूरी तरह से घूमती है, तो वहां से जितने भी स्टिकी मटेरियल हैं वो क्लीन होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है और जिसका पूरे हेल्थ पर इफेक्ट होता है। तो इस तरह से ये अ, नौली क्रिया है। अब ये नौली क्रिया के भी टाइप होते हैं। मध्यम नौली, ठीक है, 4 तरह की होती हैं, सामान्य या मध्यम, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली या केवल नौली। तो ये नौली के 4 तरह होते हैं। मध्यम नौली का अर्थ ये होता है कि जो मध्य में जो मांसपेशियां हैं उनको अ, अ, अंदर की ओर सिकोड़ कर और फिर रोक के रखना। मतलब जो कोर मसल्स जिसको हम कहते हैं वो पूरी की पूरी बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देंगी, और जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो पूरे मसल्स अंदर की तरफ जाके जाएंगे, तो पेट में एक गड्ढा जैसा दोनों तरफ दिखाई देगा और बीच की मसल्स उभरी हुई दिखाई देंगी। इसी तरह जब वाम नौली करते हैं, तो वाम नौली में जो मध्य का जो कोर मसल्स जो एक बाहर स्तंभ जैसे निकली हुई दिख रही थी, उसको लेफ्ट साइड से घुमाना वाम नौली होती है। और जब इसी मसल्स को राइट साइड से घुमाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, दक्षिण नौली कह हो जाती है। और जब ये एक साथ करते हैं तीनों प्रक्रियाएं, तो फिर उसको भ्रमर नौली कहते हैं। तो इसमें भ्रमर नौली या केवल नौली से दोनों नाम एक ही होते हैं, और इसको एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वाम नौली भी करेंगे और दक्षिण नौली भी, दोनों तरह की इसमें नौली एक साथ की जाती है। तो ये इस तरह से 4 तरह की नौली हो जाती हैं, और इनका नौली के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और इससे ऐसा बोला गया है कि जब ये करते हैं तो इससे दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और जो चूंकि ये एब्स मसल्स हैं, उनको वो घूम रही हैं, उनकी मसाज हो रही है और एक लयबद्ध तरीके से घूम रही हैं, तो ये जो पेट के एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट होता है वो पूरी तरह से हट जाता है, और जो पेट के आसपास का पूरा एरिया है वो शुद्ध होता है, और यहाँ के विकार पूरी तरह से दूर होते हैं। इसमें अंदर जो टॉक्सिन है, जो अपद्रव्य हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो सब भी बाहर, शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए कि शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और रक्त भी शुद्ध होता है। इसमें पेट के चूंकि सारे अंगों की मालिश होती है, तो एब्स मसल जो हैं वो स्ट्रांग होती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। वहाँ की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं और वेन्स हैं, नर्व हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ये सारी चीजें शुद्ध होती हैं। इसमें जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, जिसके कारण ये शक्तिशाली होती हैं और इनमें शक्ति का जागरण होता है। और इस एरिया में जो भी रोग हैं वो सारे रोग दूर हो जाते हैं, और एब्डोमिनल एरिया पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक किस एरिया से रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है। और इसमें त्राटक का साधारण अर्थ होता है कि किसी भी एक चीज को लगातार देखते रहना त्राटक होता है। और जब जब लगातार ये त्राटक किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि आंखों में आकर्षण शक्ति आ जाती है और आंखें दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने लगती हैं। और ये जो त्राटक है, ये कई तरह से होता है। ज्यादातर प्रसिद्ध ये कैंडल वाला है या दीपक की लौ पे है, लेकिन उसके अलावा भी किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी त्राटक किया जा सकता है, जैसे कि किसी मूर्ति पर,
किसी भगवान के पिक्चर पर, किसी नक्षत्र पर, जैसे रात में बैठ के चंद्रमा पर, या अन्य किसी ग्रह नक्षत्र पर, किसी बिंदु पर। तो इस तरह से त्राटक जो है उसके ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि आपके सामने दृश्य है या आपका ऑब्जेक्ट है। और ये करते कैसे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको लगभग लगातार देखते रहते हैं, और बिना पलके झपके तब तक देखते रहते हैं जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए, और इससे आंखें शुद्ध होती हैं, दृष्टि जो है वो तीव्र होती है। अब त्राटक भी एक तो बाह्य त्राटक माना गया है, और ये बाह्य त्राटक क्या होता है कि जब हम बाहर का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो सृष्टि में जो भी पदार्थ है, हम किसी को भी ले सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़, मूर्ति, गुरु का चित्र, कैंडल, फ्लेम। तो किसी भी एक चीज को सामने रखकर और उसे लगातार अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं, तो ये बाह्य त्राटक कहलाता है। और जब हमारी पूरी तारतम्यता उससे जुड़ जाती है, जैसे अगर आप मान लीजिए दीपक की लौ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप लगातार उसे देखते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप आंख बंद करेंगे तो आपके आज्ञा चक्र पर वो दीपक की लौ दिखेगी। तब उसे अंतः त्राटक कहते हैं, कि आंखों को बंद करके और मन की कल्पना शक्ति से आज्ञा चक्र का जो चिदाकाश है उस पर किसी वस्तु को, जैसे यहाँ हमने दीपक की लौ लिया था, तो उस फ्लेम को देखते जाना और लगातार उस पर अपने आप को फोकस करते जाना। तो ये दूसरे तरह का त्राटक है। तीसरा त्राटक होता है अधो त्राटक। ये जो अधो त्राटक होता है, इसमें हम आंखों को अध खुली अवस्था में रखते हैं, या इस अध खुली अवस्था को प्रतिपदा दृष्टि भी कहते हैं, जैसे कि ये इस चित्र में दिख रहा है, प्रतिपदा दृष्टि। बाह्य त्राटक जब हम करते हैं, जब आंखें पूरी तरह खुली हुई होती हैं, तो वो पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। जब अंतः त्राटक करते हैं, आंखें पूरी तरह बंद होती हैं, तो उसे अमा दृष्टि कहते हैं। और जब अधो त्राटक करते हैं, कि जब आंखें आंखें बंद, आधी बंद और आधी खुली हुई रहती हैं, तो उसको प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं। और इसमें ज्यादातर शांभवी मुद्रा या नासिकाग्र पर नाक का जो टिप होता है उस पर त्राटक किया जाता है, और लंबे समय तक अपने आप को उस पर फोकस करते हैं, तो मन भी धीरे धीरे लय होता जाता है और एक आत्म साक्षात्कार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और चूंकि इसमें हम मन को लयबद्ध करते हैं, तो ये जो त्राटक है ये क्रिया लय योग के अंतर्गत आती है। और लगातार त्राटक करने से बहुत सारे इंट्यूशंस भी होने लगते हैं, अति इंद्रिय शक्तियां जिसे बोलते हैं, वो भी जागृत होने लगती हैं। और चूंकि ये नेत्र की क्रिया है, तो ये आंखों के दोष को तो दूर करता ही है, दिव्य दृष्टि भी उत्पन्न करता है। और इसमें जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वो दोनों दूर होते हैं, आंखों का तनाव कम होता है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। और जब चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, तो जो पीनियल ग्रंथि है वो खुलती है और उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त होती है, मेमोरी बढ़ती है। और अनिद्रा, और अगर मान लीजिए आपके नर्व्स स्ट्रेस में है किसी के, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इससे आत्मबल बढ़ता है, और जो इसका प्रभाव हमारे ब्रेन में जो रेज क्रिएट होती हैं उस पे होने के कारण ये मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक उत्तेजनाओं को बैलेंस करती है, मन के विकारों को दूर करती है, भावनात्मक परिस्थितियों को नियंत्रण में करना सिखाती है। तो इस तरह से ये त्राटक जो है, ये बहुत सारी चीजों अम, में काम आता है, और दिव्य दृष्टि भी इसके सहारे प्राप्त की जा सकती है। और जब इसके साथ शांभवी दृष्टि जब करते हैं,
तो सूक्ष्म तत्वों पर भी नियंत्रण प्राप्त होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग ने सुना होगा कि सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ जाती है और भगवान शिव के बिना जाती है और जब उनका तिरस्कार देखती तो वो अपने आप को भस्म कर लेती है। तो वे एक आसन पर बैठती हैं और अपनी दृष्टि को ऊपर करके भूमध्य पर केंद्रित करती हैं और इष्ट को हृदय में धारण कर योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं। तो ये शांभवी सिद्धि यही होती है और इसका ये एग्जाम्पल काफी बार सुनने में आता है। इसके बाद इसकी जो अंतिम क्रिया है वो है कपालभाति। कपालभाति 3 तरह की होती है। वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। तो जो जनरल कपालभाति है, ये एक तरह से प्राणायाम की क्रिया है क्योंकि इसमें सांसों का उपयोग होता है। लेकिन ये जो पूरा ब्रेन है उसको क्लीन करती है, साफ करती है, इसलिए इसको षट कर्मों में रखा गया है मस्तिष्क की शुद्धि करने के कारण। और इसको साधारण जो क्रिया है वो कैसी होती है कि गहरी लंबी सांस लें और फिर फोर्सली एक्सेल करते जाएं और नेवल को अंदर लेते जाएं। और इस क्रिया में चूंकि एब्स मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये जो पेट की मांसपेशी उनकी मसाज भी करती है और उस पर असर भी डालती है। अब यहाँ पर 3 तरह की कपालभाति बताई है। पहले वात क्रम देखते हैं। वात क्रम का अर्थ होता है कि बाईं नासिका से श्वास अंदर लेनी है और फिंगुला यानी दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ना है। फिर फिंगुला से श्वास लेना है और बाईं से बाहर देना है। ये एक तरह से जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, ये ठीक उसी तरह का है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसमें फर्क ये है कि ये प्राणायाम बहुत ही अनुलोम विलोम शांति के साथ होता है और उसमें ब्रीदिंग को बहुत लंबी बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब कपालभाति करते हैं तो श्वास को छोड़ते और लेते समय फ्रंटल लोब पर जोर दिया जाता है, पेट पर नहीं। और धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाते हैं और ये जब नाक से होती है तब वातक्रम कपालभाति के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जो सेकंड है वो है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कपालभाति जो है इसमें नासिका के अपने हाथों को कप शेप बना के उसमें पानी भरते हैं और उसे नाक के सामने रखते हैं। दोनों नासिका से उस पानी को खींचते हैं, मुंह खुला रखते हैं तो वो पानी मुंह से बाहर निकल जाता है। तो ये व्युत्क्रम कपालभाति होती है और ये कफ से संबंधी दोषों का निवारण करती है। और जो तीसरी कपालभाति है शीतक्रम। शीतक्रम कपालभाति जो है वो व्युत्क्रम के जस्ट अपोजिट है। मतलब मुंह में पानी भर के और उसे नाक के द्वारा, दोनों नॉस्ट्रिल के द्वारा बाहर निकालना। यानी व्युत्क्रम के जस्ट अपोजिट अगर करते हैं तो वो शीतक्रम कपालभाति हो जाती है। और कपालभाति से शरीर जो है वो व्याधि रहित होता है और ऐसा बोला जाता है कि कपालभाति करने से एंटी एजिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है और शरीर जो है हमेशा अम, शक्तिशाली होता है और उसमें क्षय या जरा का प्रभाव नहीं होता है। उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है और जितने भी त्रिदोष हैं वो नष्ट होते हैं, मन स्थिर होता है। तो इस तरह से ये महर्षि घेरण्य ने 6 क्रियाओं का वर्णन किया है जिनके प्रयोग से
मनुष्य का पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और व्याधियों से मुक्त होता है। तो इस तरह से ये षटकर्म पूरे आज समाप्त होते हैं 3rd यूनिट के। इसमें यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो। मिस हो मैम गया था जब कि वो लोग कपालभाति करते हैं, एक एक करके पूछिए, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। मैम आपने जो मैम मूल धोती के अंतर्गत जो चौथा प्रकार था धोती का और वसती कर्म, उसमें क्या डिफरेंस है? वसती जैसे यौगिक एनिमा और धोती मतलब जो मूल धोती जो आपने बताया था, मूल उसमें भी एक शोधन जो पाइप है, से लिया था। मूल शोधन में रेक्टम से एनस के बीच की जो कैनाल है वो क्लीन होती है। ठीक है, इसको हम मूल शोधन बोलते हैं। लेकिन जब वस्ती बोलते हैं तो एनस, उसके बाद की कैनाल, रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक का एरिया क्लीन होता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। मैडम ये कपालभाति काफी कॉमनली करते हैं। इसमें आपने दो पोर्शन लिए, एक तो फ्रंटल ब्रेन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, दैट्स ओके। लीवर को कैसे कवर करता है कपालभाति? क्योंकि लीवर नहीं, लंग्स, लंग्स, सॉरी, लंग्स। उसमें लीवर लिखा होता है इसलिए शायद। अच्छा, लीवर को इस सेंस में वो कवर करता है कि जब हम कपालभाति करते हैं तो जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने से उन ऑर्गन्स की मसाज होती है जिससे वहां पर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो ये बाय प्रोडक्ट है, ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है या डायरेक्ट इसका बेनिफिट नहीं है। जी जैसे कपालभाति करेंगे तो एब मसल्स मूव होंगी, तो जितना एक्सेस फैट होगा वो डिपॉजिट वहां पर वो भी रिमूव होगा, कैलोरी बर्न होगी। तो ये सब कपालभाति के बाय प्रोडक्ट हैं। मैम वो आप एक कह रहे थे त्राटक को लय योग के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको लय क्या योग, कहते हैं? लय लय योग। योग, ये अभी योग के टाइप आएंगे इसके बाद, तब उसमें आप अच्छा, पढ़ेंगे। एक टाइप होता है उसको लय योग कहते हैं, है ना। 4 टाइप होते हैं, हठ योग, राजयोग, लय योग और मंत्र योग, मुख्य था। ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन मुख्य ये 4 माने जाते हैं। तो त्राटक का उपयोग लय योग में किया जाता है। और मैम वो जो गज करनी क्रिया है उसको मतलब खाना खा के उसमें को फिर मतलब हमको वो करनी है, वमन धोती करनी है, तो मतलब क्यों करना है? खाली पेट और भरे पेट में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने एक्सेस खाना खा लिया, ठीक है, या मान लीजिए कुछ ऐसा फूड खा लिया जो आपको नहीं खाना चाहिए था। तो प्राचीन काल में तो उसका उपयोग ये था कि आपको जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया, या आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपके लिए हानिकारक है, तो बेहतर उसको तुरंत बाहर कर दो। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये सेलिब्रिटीज में बहुत अधिक फेमस है कि जब वो अपने टेस्ट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो उन चीजों को खाने के बाद तुरंत ये क्रिया करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट बॉडी पे आना चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि डाइजेस्ट होने के पहले ही वो बाहर निकल गया। लेकिन प्राचीन काल में ये इसके लिए थी कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा फूड खा लिया जो आपके लिए हानिकारक है, तब ये करें। जो चीज नहीं खानी चाहिए तब। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम ये शंख प्रक्षालन जो आपने वारीसार धोती के टाइम पे बताया, तो वो शंख प्रक्षालन मीन्स सारी धोतियों में यूज होता है, और ये है क्या? मुझे समझ नहीं आया था वो उस टाइम। वो धोती का एक प्रकार है, ठीक है, अंतः धोती का एक प्रकार है। और इसमें पानी से, ठीक है ना, पानी से हम अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह से लेके एनस तक उसके बीच में जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सब की क्लीनिंग करते हैं। तो उसमें पानी पी के पर्टिकुलर फिक्स 5 आसन होते हैं।
हर आसन को हम 10-10 बार करते हैं। जब आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो ये पानी के साथ तो नहीं, लेकिन आसन की जरूर हम प्रैक्टिस कराएंगे उसमें। तो जब बहुत सारा पानी ऊपर से पिया, और पानी चूंकि स्टमक में भी नहीं रुकता है, तुरंत नीचे इंटेस्टाइन में जाता है, और आप आसन कर रहे हैं, तो वो आसन किस तरह से डिजाइन है कि आपकी जो कॉम्पैक्टली फिट स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको वो एक बार ऐसा ऊपर खींच रहे हैं, तो ये साइड के फोल्ड्स खुल रहे हैं, और पानी फोर्स से जा रहा है, तो फोल्ड्स में जितने भी स्टिकी मटेरियल हैं वो पानी के फोर्स के साथ नीचे स्लिप हो जाते हैं। फिर आप सेकंड क्या कर रहे हैं, इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं साइड बेंड करके, तो साइड फोल्ड खुल रहे हैं, और फिर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो लगभग हर तरह से इंटेस्टाइन के जो फोल्ड्स हैं वो खुलते हैं। और चूंकि हमारा आजकल का जो खान पान है उसमें फाइन फ्लोर्स बहुत होते हैं, जिसके कारण स्टिकी मटेरियल बहुत हो जाते हैं, जो कि चूंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इंटरनल वॉल होती है उसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, मतलब हम ऐसा मान लें जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है ना, कि छोटे 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 रुएं होते हैं, तो उस तरह के रुएं होते हैं जो क्या करते हैं, उस खाने को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब बहुत स्टिकी फूड होता है तो वो उसमें स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और जो बाद में वहां पर चूंकि अब भोजन है तो वो सड़ेगा, गैसेस क्रिएट करेगा, या बैड इफेक्ट देगा। तो ये क्रिया करने से क्या होता है, चूंकि ऊपर से पानी फोर्स से आ रहा है और हम उस इंटेस्टाइन को मूव भी कर रहे हैं, तो जो वो स्टिकी पदार्थ है वो सारे निकल के जो हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के जो कॉर्नर्स होते हैं वो पूरी तरह क्लीन हो जाते हैं। वहां पे जो भी डिपॉजिट होता है वो पानी के साथ स्लिप होके नीचे आता जाता है, और फाइनली रेक्टम में आता है, जिससे एनस के थ्रू वो बॉडी के बाहर हो जाता है। क्लियर हुआ? और ये यस मैम। कंप्लीट डाइजेशन को ठीक करने और एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन अप करने के लिए ये बहुत अच्छा नेचुरल तरीका है। बाकी देखिए कुंजल या आप दंड धोती करते हैं या एनिमा लेते हैं, तो सब में आप कुछ ना कुछ अप्राकृतिक चीजों की हेल्प ले रहे हैं। लेकिन ये लघु शंख प्रचालन ऐसा है कि अपने आप में पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का ही यूज करके आप उसको कर रहे हैं। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन है बट क्या? मैम ये लघु शंख प्रक्षालन जब हम करते हैं और जब हम आसन के साथ करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा थक जाते हैं उसके बाद, करने के एक्चुअली बाद। स्टार्टिंग में तो 2 राउंड भी लोग मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि 2 राउंड किया मतलब 100 आसन हो गए, है ना। लेकिन ये 5 राउंड में तक लेके जाना चाहिए। तो अभी जब हम लोग शुरू करेंगे तो इसका भी आपको कराएंगे, मतलब 5 आसन तो कराएंगे, भले ही हम लेट करते हैं, क्योंकि इसमें एकदम स्टमक जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, तो मे भी पॉसिबल हम पानी के साथ ना कर पाए, लेकिन जो सिंपल आसन होते हैं वो हम जरूर करेंगे। और चूंकि ये नेचुरल है तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि पेट ही 80% रोगों की जड़ है। अगर वो क्लीन है तो शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। इवन एंटी एजिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। मैम त्राटक बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बस ये टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट रहेगा, क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं, और बच्चों को जब यूज करते हैं तो कुछ उनके पसंद की चीज देते हैं जिससे वो फोकस करने में उनको इजी रहे, तो कर सकते हैं। मैम त्राटक में आपने बताया जैसे, चंद्रमा ये सारी चीजें भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो उनको देखते कैसे, बैठ कर ही करते हैं या फिर हम फिर लेट कर देखते हैं ऊपर, जैसे उसमें पोजीशन क्या होती है? एक्चुअली आपके आंखों के सीध में आना चाहिए, जो पोजीशन ठीक हो। फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि ध्यानात्मक आसन में बैठ के करें, जिससे आपके ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो वो त्राटक सिद्धि में हेल्पफुल होता है ना।
लेकिन इसमें कई अच्छा जगह ऐसा भी बताया है कि अगर मान लीजिए आप चंद्रमा एकदम ऊपर आ गया है तो आप ऐसे करके तो कर नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में लेट के करते हैं, लेकिन लेट के भी पद्मासन लगा लेते हैं। तो नीचे की जो बॉडी थैंक होती है यू। वो लॉक हो जाती है, या पैरों को ऊपर उठा के, मान लीजिए कोई पद्मासन नहीं लगा सकता है तो पैरों को थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। तो ऊपर रखने से क्या होता है ऊंचाई पर, कि जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन में बढ़ जाता है। तो इस तरह से भी बताया गया है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? इसमें त्राटक, लघु शंख प्रक्षालन, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जो सभी लोग कर सकते हैं आसानी से, और ये करना चाहिए। जैसे त्राटक कपाल शुरू में करने का सबसे अच्छा समय अभी है, कि जब बहुत सर्दी भी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में त्राटक नहीं शुरू किया जाता। अगर आप दीपक की लौ पर या कैंडल फ्लेम पर त्राटक कर रहे हैं, तो चूंकि इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर ये त्राटक कर रहे हैं तो आपको 2 से 4 ग्लास तक पानी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए आप इन 4 ग्लास पीते हैं रेगुलरली, तो आपको 8 करना पड़ेगा या 6 करना पड़ेगा। और बाकी यदि आप करते हैं तो फिर जरूरत नहीं होता, जैसे किसी डॉट पर या कुछ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन यदि फ्लेम पर कर रहे हैं तो आपको बढ़ानी होती है। और चूंकि इसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत ना सर्दी हो ना गर्मी हो, उस समय अगर आप शुरू करें तो वो सबसे अच्छा समय होता है। तो अभी वो समय है जब आप त्राटक शुरू कर सकते हैं। मैम जैसे डॉक्टर्स एक एक करके बोले। हर्षा जी आप बोलिए। जैसे किसी की आईसाइट वीक है, हम्म। तो उनको अगर डॉक्टर को एक्सरसाइज बताते हैं तो कहते हैं वाइट लाइट में करनी चाहिए, येलो लाइट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हम स्टार्टर करते हैं तो हम उसमें कैंडल या दिया का यूज करते हैं, तो उसकी जो फ्लेम होती है वो येलो कलर में आती है। तो उस वो करना सही है, या फिर उन लोगों के लिए फिर हमें कोई अदर ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए जिसमें फ्लेम हो ही ना फिर? एक्चुअली वो फ्लेम पे नहीं फोकस करते हैं, वो जिस पॉइंट पर हम जलाते हैं ना, उसके आसपास पूरा एक ब्लैक सर्किल होता है, उस पर फोकस करते हैं त्राटक में। फ्लेम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है कि उसको पकड़ के और उसके अंदर तक जाना और उस जगह पर फिर फोकस करना, वो सिर्फ आने जाने का रास्ता है। थैंक यू। मैम आंवले का पानी या फिर जो आंखों को धोना भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि ड्राई आइज के टाइम पे, तो वो भी एक शुद्धि क्रिया ही होगी। मतलब ये किस उसमें आएगा, वो जो धोना ईएनटी क्लीन मतलब करने? आंवले के पानी से अगर आप धोते तो बाहर ही ऐसे छींटे मार के, या ऐसे उसका जो एक वो आता है मैम वो एक पॉट उसमें टाइप कप आता में है। या फिर दीपक हाँ, में हाँ रख के। कोई पॉट जैसा रहता है उसमें भर के। तो ये तो एक जनरल आंखों की शुद्धि है, तो ये इन शुद्धि क्रियाओं में नहीं आएगा। लेकिन ये एक तरह की धोती है, बाह्य धोती जो है वो ये है, अपन अंतः धोती पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो बाह्य त्राटक के पहले आप जो बाह्य धोती है आंखों की वो कर सकते हैं, कि धुल सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें ये चीजें ऐसी हैं कि जो हर व्यक्ति करता है, जैसे नहाना है, अब इसमें नहाना कहीं नहीं बताया है, क्योंकि वो एक जनरल प्रोसेस है ना। तो उससे ऊपर जाके हम और कैसे बॉडी को शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, वो प्रक्रियाएं इस षटकर्म में बताई हैं। तो इसमें ज्यादातर इंटरनल बताई हैं, जैसे अंदर पूरी एलिमेंट्री कैनाल को साफ करना, जीभ को इन्होंने बाहर से नहीं, जीभ मूल को साफ करना बताया है। दंत में भी देखिए, दंत मूल को, मतलब जहां से दांत ये इससे जॉ से जुड़े रहते हैं, उस पोर्शन को। और ज्यादातर देखिए प्लक वहीं डिपॉजिट होता है, दांत के बाहर की तरफ नहीं डिपॉजिट होता है, ऊपर की तरफ ही होता है। तो इन्होंने आंतरिक सफाई के अंतर्गत ये षटकर्म लिए हैं। और आप जो बोल रहे हैं वो बाह्य धोती में आएगा, कि मतलब बाहर की सफाई में। मैडम जैसा बोलते हैं कि त्राटक एकदम से नहीं करना चाहिए, सभी को प्रिपरेटरी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि वो डेंजर भी हो सकता है।
ये आईज का अप डाउन, डायगोनल, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। प्रिपरेटरी एक्सरसाइज आई की बिफोर ट्राथा स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता ना, ये सिर्फ ऐसी बात है कि आप सोचे हम पद्मासन लगा लें और आपके जो नी के मसल्स हैं और बाकी मसल्स अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि आप उतना फोल्ड कर पाए, बिल्कुल। और आप जबरदस्ती लगा लें तो या तो कोई लिगामेंट पुल हो जाएगा या हो सकता है कि कुछ मसल्स रैप्चर हो जाएं। तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहती है कि पहले आप जिस पार्ट पर भी काम कर रहे हैं वहां के मसल्स की स्ट्रेंथ क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। दो चीज पर तो आपको पहले देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम वहां पर कोई इंटेंसिव एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो वो करना जरूरी है। प्लस मान लीजिए वो फ्लेक्सिबल भी हैं और स्ट्रेंथफुल भी हैं, बट वार्म अप करना भी जरूरी है। अभी जैसे बहुत ठंड है और सडनली आप त्राटक शुरू कर दें तो वो वो तो भी सही। आपके लिए हार्मफुल होगा ना। तो पहले आपको टेम्परेचर को मैच करना पड़ेगा। मतलब अगर अभी आप त्राटक शुरू करते हैं तो जो आंखों के मसल्स की एक जनरल वार्म अप एक्सरसाइज होती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। अभी आजकल तो क्या अपने यहाँ तो उतना नहीं, लेकिन मेट्रोज में यदि जाए ना तो अलग अलग पार्ट्स की एक्सरसाइज के अलग अलग स्टूडियो, जैसे फेशियल एक्सरसाइज उसका एक अलग ही सेगमेंट होगा कि वहां सिर्फ वो ही कराएंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये चीज है कि वो 1 घंटे में सोचते हैं कि हम पूरी बॉडी को एकदम कर दें। और अगर मान लीजिए 1 महीने भी योग कर लिया उसके बाद सिर भी दुखा तो फिर हम तो योग करते हैं तो सिर क्यों दुखा। आपने 35 साल की उम्र में योग करना शुरू किया, 30 दिन किया, और अब 35 साल की उम्र में कितने दिन हुए थे, उतने दिन तक आपने जो मिस यूज किया तो वो तुरंत पे तो ठीक नहीं होगा ना। और योग कभी भी कोई मैजिक नहीं है। जैसे लोग उसको मैजिक की, जैसे डायबिटीज का पेशेंट आया, अरे हम तो योग कर रहे तो शुगर कम हो जानी चाहिए। नहीं, शुगर कम होगी वो उसका बाय प्रोडक्ट है। उसका मेन काम वहां शुगर वाले पेशेंट्स में क्या है कि शुगर वाले पेशेंट्स के मसल्स जल्दी खराब होते हैं, वीक होते हैं। तो मान लो वो मसल्स उनके 10 साल काम करने वाले हैं तो वो 20 से 25 साल काम करेंगे। जैसे डायबिटिक फूड, आंख में देखिए अक्सर डायबिटिक वालों को आंख में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो मसल्स उनके इफेक्ट 10 साल में आने वाले हैं वो 20 से 25 साल में आएंगे। ये मेन उद्देश्य है योग का। वो सेकंड मैटर है कि आप जब कर रहे हैं तो वो डायबिटीज भी मेंटेन हो गई, वो बहुत अच्छी चीज है और होती है कुछ समय बाद, डिपेंड करता है सबको अलग अलग टाइम पे। बट मेन इंटेंशन ये होता है। तो ऐसे ही ये हर बीमारी में होता है। मैडम अभी कोई बोल रहा था कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट व्हाइट लाइट को पसंद करते, येलो के नहीं, जबकि उल्टा है। हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट येलो येलो लाइट को पसंद करेंगे जिसमें प्यूपिल ज्यादा खुले, खुले। उसको स्ट्रेंथ आती है। एक्चुअली इसी व्हाइट लाइट। कॉन्सेप्ट पर अभी जितने भी 5 स्टार होटल्स होते हैं या जो बहुत हाई सोसाइटी वाले जो बंगलोज वगैरह हैं वहां पर हर जगह येलो लाइट को फिर से प्रेफरेंस मिलने लगा है। वाइट जो ट्यूबलाइट की लाइट होती है वो तो अब लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, बल्कि एक जो ऑफ वाइट होती है या तो वो यूज होती है या जो ट्यूबलाइट में भी एक येलोइश आता है वो यूज होता है। तो अभी आप किसी भी एक्चुअली 5 स्टार में मैंने जाइए, हाँ, मैक्सिमम इसलिए आपको मैंने येलो लाइट पूछा मिलेगा। जी। इसलिए मैंने पूछा मैम, रिसेंटली अभी डॉक्टर ने बोला जैसे व्हाइट लाइट में, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बोला, क्योंकि नहीं, वैसे येलो लाइट एक्चुअली आंखों के लिए अच्छी होती है, बट देखिए, जिसकी ऑलरेडी वीक है। नहीं, ये जी। डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की जरूरत है। जैसे मान लीजिए उसको आरओपी की प्रॉब्लम है तो उसको व्हाइट लाइट ही हो सूट करेगी जिससे उसके रेटिना पर बहुत असर ना पड़े, क्योंकि आरओपी में उनके रेटिना पर ही ज्यादा प्रेशर होता है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की आंख में क्या प्रॉब्लम है। लाइट का भी वैसा ही इफेक्ट होता है क्योंकि उनकी भी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है और अपने इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से, लेकिन इन जनरल यदि हम बात करें, एक हेल्दी यदि किसी की आई साइड है
या नॉर्मल जो एक निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष होते हैं नॉर्मल, तो येलो लाइट ही प्रेफर की जाती है ना। चलिए, सभी के क्वेश्चन हो गए होंगे आई थिंक। टाइम हो जी। गया है ना। कल मिलते हैं हम फिर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय Thank जिनेन्द्र। you. Thank you. थैंक यू मैम। वेलकम।